मित्रों, आज हम कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी गणित का अध्याय एक वास्तविक संख्या की प्रश्नावली 1.3 पढ़ेंगे। तो प्रश्नावली 1.3 का पहला सवाल यहाँ पर क्या है? प्रश्नावली 1.3 का पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी के जैसा हमने एग्जाम्पल पढ़ चुका है। अब हम यहाँ पर यह पढ़ेंगे, सिद्ध कीजिए कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर उल्टा मान करके चलते हैं, तो इसके हम उल्टा मान लेंगे, हम इसका विपरीत मान लेंगे। इसके विपरीत हम यह मान लेंगे कि कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है। हमको क्या सिद्ध करना है? हमको सिद्ध यह करना है कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु हम यहाँ पर उल्टा मान लेंगे। हम यहाँ पर यह मान लेंगे कि कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है, और हम यहाँ पर जो मान रहे हैं, हम क्या मान लेंगे? इसके विपरीत माना कि कर्णी 5 क्या है? इसके विपरीत माना कि कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है। हम यहाँ पर उल्टा मान लेंगे, और हम यहाँ पर इसको इसलिए मान रहे हैं, है ना, वो आपको आगे समझ में आ जाएगा, है ना। इसके विपरीत हम यहाँ पर यह मान लेंगे कि कर्णी 5 क्या है? कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है। और मैंने आपको बता चुका हूँ कि परिमेय संख्या को हम अंश और हर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। परिमेय संख्या को हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। जब हमने यहाँ पर यह मान लिया कि कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है, तो कर्णी 5 को हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या को अंश और हर के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो मैंने a और b दो ऐसी सहअभाज्य संख्या मान लिया कि कर्णी 5 बराबर a बटे b। कर्णी 5 के बराबर में मैंने a बटे b क्यों माना? कर्णी 5 के बराबर में a बटे b इसीलिए माना गया क्योंकि कर्णी 5 को हमने परिमेय संख्या माने हैं, और परिमेय संख्या को अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए कर्णी 5 को अंश और हर के रूप में लिखने के लिए मैंने यहाँ पर a और b दो सहअभाज्य संख्या लिया। सहअभाज्य संख्या का मतलब वह संख्या होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक का भाग जाता है। इसके बटे में कुछ नहीं, तो मैं यहाँ पर एक मान लूँगा। उसके बाद इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा। हम त्रिज्या गुणा कर देंगे, तो एक गुणित एक, एक बराबर a, एक कम a, बराबर का बराबर कर्णी 5 गुणित b बराबर b कर्णी 5। कर्णी 5 गुणित b बराबर यहाँ पर हो जाएगा b कर्णी 5। अब देखिए दोस्तों, अब कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। यहाँ पर हमको दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है। हमको दोनों पक्षों का कर देना है, हमको दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है। हमको लेफ्ट हैंड साइड का भी वर्ग कर देना है, और राइट हैंड साइड का भी हमको वर्ग कर देना है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो हम यहाँ पर वर्ग कर देंगे, तो वर्ग करने से कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो देखो दोस्तों, वर्ग कर दिया मैंने सिंपल सा। अब देखिए, एक ही यहाँ पर वर्ग करा मैंने, तो यहाँ पर इसका वर्ग हो गया। दूसरे पक्ष का भी मैंने यहाँ पर कर दिया होल वर्ग। वर्ग का मतलब होता है ऊपर घात 2 लगा देना। एक ही घात 2 का एक ही घात 2, बराबर का बराबर, कोष्टक की होल घात 2 है, मतलब कि इसकी भी घात 2 और इसकी भी घात 2, है ना। अब एक ही घात 2 का एक ही घात 2, बराबर का बराबर, b की भी घात 2 हो जाएगी, और कर्णी 5 की घात भी हो जाएगी यहाँ पर 2। अब जब कर्णी 5 की घात 2 होगी, तो वर्ग से कर्णी कट जाती है। जब वर्ग से कर्णी कट जाता है ना, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा 5। यहाँ पर सिर्फ कितना बचेगा? 5 बचेगा। ये दोनों बराबर है। इस वाले पद को मैंने इस ओर लिख लिया, और इस वाले पद को मैं यहाँ पर इस ओर लिख लूँगा। तो b की घात 2, 5 को मैंने इस ओर लेकर के आ गया। 5 इंटू b की घात 2, आगे पीछे लिख सकते हो, 5 इंटू b की घात 2, बराबर का बराबर, a की घात 2 को मैंने इस ओर लेकर के आ गया, और उसको मैंने यहाँ पर समीकरण 1 नाम दे दिया। इसको मैंने यहाँ पर क्या नाम दे दिया? इसको मैंने यहाँ पर समीकरण 1 नाम दे दिया। अब देखिए दोस्तों, बराबर की इस तरफ 5 यहाँ पर गुणे में है, बराबर की इस ओर 5 यहाँ पर गुणे में है। जब मैं 5 का पक्षांतर करूँगा, तो पक्षांतर का नियम यहाँ पर यह कहता है कि जो संख्या गुणे में होती है वह बटे में जाती है। तो 5 यहाँ पर गुणे में है, तो अगली स्टेप में b की घात 2 का b की घात 2, बराबर का बराबर, a की घात 2 का a की घात 2, 5 यहाँ पर गुणे में था, यहाँ पर ये बटे में आ गया। अब मैंने आपको प्रमेय पढ़ाया था पुरानी वीडियो में। वो प्रमेय क्या था? प्रमेय ये था कि यदि 5 a की घात 2 को विभाजित करता है, यदि 5 a की घात 2 को विभाजित करता है,
तो 5 a को भी विभाजित करेगा। प्रमेय ये था कि यदि a की घात 2 में 5 का भाग चला जाता है, यदि a की घात 2 में 5 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, यदि a की घात 2 में 5 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो a में भी 5 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अर्थात चूंकि 5 a की घात 2 को विभाजित करता है, चूंकि 5 a की घात 2 को विभाजित करता है, तो प्रमेय के अनुसार 5 जो है वो a को भी विभाजित करेगा। सिंपल सी बात है, 5 a की घात 2 को काटता है, मतलब भाग जा रहा है ना, यहाँ पर बटे में है ना, 5 a की घात 2 को विभाजित करता है तो 5 a को भी क्या करेगा, तो 5 a को भी विभाजित करेगा, 5 a को भी विभाजित करेगा। अब 5 a को विभाजित कर रहा है, 5 क्या कर रहा है, 5 यहाँ पर a को विभाजित कर रहा है। मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर 5 25 को विभाजित करता है, 5 जो है 5 25 को विभाजित करता है, तो हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, हम यहाँ पर ले सकते हैं 25 बराबर 5 गुणा 5। आ रहा है आपको समझ में? 5 25 को विभाजित करता है, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं 25 बराबर 5 गुणित 5 लिख सकता हूँ ना। 25 हो गया, इस तरह भी 25। अगर 2 जो है 2 100 को विभाजित करता है, तो मैं 100 को लिख सकता हूँ, यहाँ पर 100 को लिख सकता हूँ 2 गुणित 50। यहाँ पर 50 कोई संख्या है, क्योंकि 50 दूनी 100, इस तरफ भी 100। उसी प्रकार मैंने अभी यहाँ पर ये कहा कि 5 जो है वो a की घात 2 को विभाजित करता है, 5 जो है वो a को विभाजित करता है, 5 जो है 5 a को विभाजित करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये बोल रहा था कि 2 100 को विभाजित करता है, तो मैंने 100 बराबर लिख लिया था 2 गुणित 50। यहाँ पर 50 कोई संख्या है, कोई पूर्णांक है, लिखा था ना। अगर 2 100 को विभाजित करता है तो मैंने क्या लिख दिया था, 100 बराबर 2 गुणित 50, 50 दूनी 100, और यहाँ पर भी 100, 50 यहाँ पर कोई पूर्णांक है। उसी प्रकार यदि 5 a को विभाजित करता है तो a बराबर लिख लूँगा मैं 5 गुणित c। जैसे कि यहाँ पर 50 कोई पूर्णांक था, उसी प्रकार यहाँ पर c भी कोई क्या रहेगा, उसी प्रकार यहाँ पर c भी कोई पूर्णांक है। यदि 5 a को विभाजित करता तो यहाँ पर मान लूँगा a बराबर 5 इंटू c। तो मैंने क्या मान लिया, मैंने यहाँ पर मान लिया a बराबर 5c, अर्थात a बराबर कितना हो गया, अर्थात a बराबर हो जाएगा 5c, अर्थात हो जाएगा यहाँ पर a बराबर हो जाएगा यहाँ पर 5c। यहाँ पर c क्या है, यहाँ पर c कोई पूर्णांक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो a का मान आया ना, हमारा a का मान कितना आया, a बराबर 5c है। a के इस मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 5b की घात 2 बराबर a की घात 2। a के इस वैल्यू को, a की वैल्यू 5c है, तो 5c को हम यहाँ पर a की जगह रख देंगे। तो 5b की घात 2 का 5b की घात 2, देखिए 5b की घात 2 का 5b की घात 2 बराबर का बराबर, और यहाँ पर a की घात 2 था, तो a का मान यहाँ पर 5c है, तो इस a की जगह मैंने यहाँ पर रख दिया 5c की होल घात 2, रख दिया मान। अब सिंपल सी बात है, 5b की घात 2 का 5b की घात 2 बराबर का बराबर, यहाँ पर 5 की घात 2 है, मतलब कि यहाँ पर 5 का वर्ग है, और 5 का वर्ग पचम कितना होता है, पचम 25 होता है, और यहाँ पर c की घात 2 है, तो यहाँ पर हो गया c की घात 2। अब बराबर किस तरफ 5 गुणे में है, पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर बटे में आ जाएगा, तो 25 c की घात 2 के बटे में यहाँ पर आ गया 5। अब सिंपल काट देंगे, काटेंगे कैसे, 5 एकम 5 पचम 25, तो यहाँ पर 5 बचा, तो b की घात 2 का b की घात 2 बराबर का बराबर, 25 में 5 का भाग दिया मैंने, तो यहाँ पर बचा 5 c की घात 2। अब सिंपल सी बात यहाँ पर यह है कि b की घात 2 बराबर 5 c की घात 2 है, इसको मैं इस तरफ लिख लूँगा और इसको मैं इस तरफ लिख लूँगा। तो 5 c की घात 2 को मैंने इस ओर ले लिया, क्योंकि दोनों बराबर आगे पे हम इसको अल्टी पलटी करके हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो 5 c की घात 2 को मैंने इस ओर लेकर के आ गया, और b की घात 2 को मैंने उस ओर ले जा लिया। अब बराबर किस तरफ 5 गुणे में है, पक्षांतर कर दूंगा मैं, तो ये आ जाएगा बटे में। अब वही हमारा पुराना वाला नियम, यदि 5 b की घात 2 को विभाजित करता है तो 5 b को भी विभाजित करेगा। क्या नियम आ गया हमारा नियम जो है ना, यदि 5 b की घात 2 को विभाजित करता है तो 5 किसको विभाजित करेगा, तो 5 b को भी विभाजित करेगा। हमारा प्रमेय था सिंपल, जिसे हमने ऊपर करे थे ना, यदि 5 a की घात 2 को विभाजित करता है तो 5 a को भी विभाजित करेगा। उसी प्रकार यदि 5
b की घात 2 को विभाजित करता है तो 5 b को भी विभाजित करेगा। 5 किसको विभाजित करेगा? 5 b को भी विभाजित करेगा। यदि 5 b की घात 2 को विभाजित करता है तो 5 b को भी विभाजित करेगा। वही लिखना है यहाँ पर, चूंकि 5 b की घात 2 को विभाजित करता है अतः 5 b को भी विभाजित करेगा, है ना। अब देखिए दोस्तों मित्रों, अब यहाँ पर बहुत बड़ा विरोधाभास प्राप्त हुआ है और इसी से हमारा यह सिद्ध होगा, यह सवाल हमारा इसी से हल होगा। अभी आपने क्या बोला? अभी आपने ये बोला कि 5b को विभाजित करता है, बोला ना अभी आपने। अभी यहाँ पर ये हमने निकाल करके लाया है कि 5b को विभाजित करेगा, है ना। और यहाँ पर हमने ये कहा कि 5a को भी विभाजित करेगा, मतलब कि a/b में 5a को भी काट देगा और 5b को भी काट देगा। क्या हो गया यहाँ पर? 5a को भी काट देगा और 5b को भी काट देगा, मतलब कि a में भी 5 का भाग चला जाएगा और b में भी 5 का भाग चला जाएगा। अरे जैसे कि 25/10, 25 में 5 का भाग चला जाएगा और 10 में भी 5 का भाग चला जाएगा, उसी प्रकार a में भी 5 का भाग चला जाएगा और b में 5 का भाग चला जाएगा। नियम के अनुसार क्या हो गया कि a में भी 5 का भाग चला जाएगा और b में भी 5 का भाग चला जाएगा। तो ऐसे में तो एक विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, मतलब कि 5 जो है 5a का भी गुणनखंड है और 5b का भी गुणनखंड है, क्योंकि 5 मतलब कि a और b दोनों में 5 का भाग चला जा रहा है ना, मतलब कि a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 हो गया। 5 गुणनखंड क्यों हो गया a और b का? 5a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड इसीलिए हो गया क्योंकि a और b दोनों में किसका भाग जा रहा है? a और b दोनों में 5 का भाग जा रहा है, मतलब कि 5a और b दोनों क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जबकि हमने यहाँ पर क्या माना था? हमने यहाँ पर a और b दो सह अभाज्य संख्या माना था। हमने यहाँ पर क्या माना था? हमने यहाँ पर यह माना था कि a और b दो कैसी संख्या है? a और b दो सह अभाज्य संख्या है। हमने यहाँ पर यह माना था कि a और b क्या है? a और b दो सह अभाज्य संख्या है, और सह अभाज्य संख्या उन संख्याओं को कहा जाता है जिसमें किसी का भाग नहीं जाता। जैसे कि 2/3, 2 और 3 सह अभाज्य संख्या है, इसमें सिर्फ एक का भाग जाएगा। इसके अलावा ऐसी अन्य कोई भी संख्या नहीं है जो दोनों संख्याओं को काट दे। लेकिन 25/10 यह सह अभाज्य नहीं है। यह सह अभाज्य क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 5 का भाग चला जाता है ना, इसलिए सह अभाज्य नहीं है, क्योंकि इन दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। परंतु 2/3 क्या है? सह अभाज्य संख्या है। हमने यहाँ पर माना कि a/b क्या है? हमने यहाँ पर यह माना कि a और b जो है वो सह अभाज्य संख्या है ना, मतलब कि यहाँ पर किसी का भाग नहीं जाएगा, और यहाँ पर हमने यह लेकर के आया, यहाँ पर हमने यह सिद्ध करा कि a में भी 5 का भाग चल जाता है और b में भी 5 का भाग चला जाता है। तो यहाँ पर विरोधाभास प्राप्त हो रहा है ना। एक तरफ हम यहाँ पर यह बोल रहे हैं कि यह सह अभाज्य संख्या है, इसमें किसी का भाग नहीं जाना चाहिए। यह सह अभाज्य संख्या, अभाज्य मतलब किसी का भाग न जाए, जो किसी से विभाजित ना हो। हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि यह सह अभाज्य संख्या है, और वहीं दूसरी ओर हम यहाँ पर यह कह रहे हैं कि इसमें 5 का भाग चल जाएगा, इसमें 5 का भाग चल जाएगा। तो यहाँ पर गलत बात हो गई ना, यहाँ पर विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। एक तथ्य ये बोल रहा है कि ये सहअभाज्य है और एक तथ्य यहाँ पर ये बोल रहा है कि सहअभाज्य नहीं है। ये विरोधाभास कब प्राप्त हुआ? यहाँ पर हमको ये विरोधाभास क्यों प्राप्त हुआ? हमको यहाँ पर विरोधाभास इसीलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमने शुरू में जो कल्पना की थी ना कि कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है, यह कल्पना हमने गलत की थी। जब कर्णी 5 परिमेय संख्या नहीं है तो कर्णी 5 क्या होगी? कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर? ये हो गया हमारा सिद्ध। अब देखिए सिंपल सी बात है ना। हम कहाँ पे थे? देखिए, अतः 5 b को विभाजित करेगा, मतलब 5 a को विभाजित कर रहा है और 5 b को भी विभाजित कर रहा है। अतः a तथा b का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, क्योंकि हमने ऊपर कहा कि a में 5 का भाग चल जाएगा और b में 5 का भाग चला जाएगा, मतलब कि a और b का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया? 5 हो गया ना। परंतु इससे यह विरोधाभास प्राप्त हो रहा है ना कि a और b से अभाज्य संख्या है। हमने शुरू में क्या माना था? हमने शुरू में यह माना था
कि ए और बी कैसी संख्या है। हमने शुरू में ये माना था कि ए और बी से अभाज्य संख्या है, और वहीं पर हम ये बोल रहे हैं कि इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। विरोध प्राप्त हुआ ना। से अभाज्य संख्या उन संख्याओं कहते हैं जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है ना। परंतु यहाँ पर तो इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड, परंतु यहाँ पर तो 5 आ रहा है, विरोध प्राप्त हो रहा ना, यहाँ पर विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। एक तरफ बोल रहा है कि से अभाज्य है, मतलब कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए, और वहीं हम दूसरी ओर ये बोल रहा है कि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। विरोधाभास प्राप्त हुआ ना। यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ कि हमने गलत कल्पना की थी। हमें यह विरोधाभास इसीलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमने जो कल्पना की थी ना, वो कल्पना गलत थी। और हमने क्या गलत कल्पना की थी? हमने यह गलत कल्पना की थी कि कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है, और जब कर्णी 5 परिमेय संख्या नहीं है तो कर्णी 5 क्या होगी? कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। हम यहाँ पर ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्लियर? जब परिमेय नहीं है तो क्या है? हमने गलत कल्पना करे थे ना। जब परिमेय नहीं है तो ये क्या होगी? यह अपरिमेय संख्या होगी। इस प्रकार सिद्ध होता है कि कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये होगा हमारा हेंस प्रूव्ड। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।